गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिविडेंड को डिस्कस कर रहे थे। डिविडेंड होता क्या है, कितने तरह से डिविडेंड हो सकते हैं, फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद क्लासिफिकेशंस, जो जितने भी सारे थे वो सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। और डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, क्या होती है, जैसे मैंने बताया था, द टर्म डिविडेंड पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी कंसर्निंग क्वांटम ऑफ profit to be distributed as a dividend. The concept of dividend policies implies that companies, through their board of directors, evolve a pattern of dividend payment which has a bearing on future action. ठीक है, तो ये आपके डिविडेंड पॉलिसी से मतलब क्या है, डिविडेंड जो आपको, जो पेमेंट, डिविडेंड कैसे पे किया जाए, कब पे किया जाए, वो सारी चीजें आपकी डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड किए जा सकती है, की जाती है, कितना पे किया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए, डिविडेंड पॉलिसी के टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सारी चीजें हो चुकी है, जैसे मैंने बताया था कि रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होती है, स्टेबल होती है, इरेगुलर होती है, और नो डिविडेंड पॉलिसी होती है, ठीक है। उसके बाद, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग ने कल स्टार्ट कर दिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जो बिजनेस, जो कंपनी है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है,
अगर वहाँ उसकी जो अर्निंग है अगर वो स्टेबल होगी, तो फिर डिविडेंड जो पॉलिसी है जो कंपनी की, ठीक है? वो इन्वेस्टर्स के लिए उतनी ही बेटर होगी। क्यों? क्योंकि भई तब वो एक कांस्टेंट रेट से आप डिविडेंड दे सकते हो। जो आप ये आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कांस्टेंट रेट से डिविडेंड दे सकते हो जब आपके इनकम स्टेबल होगी। क्योंकि आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में अर्निंग क्या हो सकती है और फिर आसानी से इसलिए वजह से आप डिविडेंड जो भी कंपनी होती है वो दे सकती है। ठीक है? एक कांस्टेंट रेट से। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर influencing the dividend policy. If earnings are relatively stable, the firm is in better position to predict what its future earning. ठीक है? अगर स्टेबल है तो फर्म आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भई आगे फ्यूचर में कितना अर्निंग होगी कंपनी को, एंड such companies are more likely to pay out a higher percentage of its earning in dividend than a concern which has fluctuating earning. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल बात कर चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था फाइनेंसिंग पॉलिसी कैसी है कंपनी की, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फाइनेंसिंग पॉलिसी ऐसी है कि जहाँ पर जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो फाइनेंस करना है, अगर वो डेट से पूरी की जा रही है, तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा नहीं रखा जाएगा और वो सारा कुछ जो भी पैसा होगा वो इक्विटी होल्डर्स के पास जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो फाइनेंसिंग पॉलिसी है वो भी अफेक्ट करती है आपके डिविडेंड पॉलिसी को। उसके बाद लिक्विडिटी कैसी है कंपनी की, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो कैसे पैसे दे पाएँगे वो डिविडेंड के, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ तक हो गया था। अभी अगला टॉपिक देखते हैं, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव कंसर्न। या ये अगला फैक्टर है, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनकी डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है? वो कैसी है? ठीक है? तो वो भी अफ़ेक्ट करती है आपके डिविडेंड पॉलिसी को। अनदर फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस इज़ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव कंसर्न in the market. If the other competing concern are paying higher rate of dividend than this concern, the shareholders may prefer invest their money in those concerns rather than इन दिस कंसर्न, ठीक है? जब अगर जो आपके कॉम्पिटिटिव जो भी फर्म है, अगर वो बेटर डिविडेंड दे रहे होंगे, तो बिल्कुल लोग जो है इन्वेस्टर्स जो होंगे वो उनकी तरफ वो उधर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है? हेंस एवरी कंपनी विल हैव टू डिसाइड इट्स डिविडेंड पॉलिसी बाय कीपिंग इन व्यू द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव कंसर्न इन द मार्केट। तो इसलिए जो भी कंपनी है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है कि भई जो उसके कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर्स है वो कितना डिविडेंड दे रहे हैं, फिर उस बेसिस पे अपनी डिविडेंड पॉलिसी उनको बनानी होती है। ठीक है? उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है पास्ट डिविडेंड रेट्स, जो आप पहले जिस रेट से डिविडेंड दे चुके हो, ठीक है? वो भी अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। क्योंकि कस्टमर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में तो रहता है हाँ, पिछले 10 सालों में इतना डिविडेंड दिया है, तो आगे भी इतना ही देगा। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए आपको उस रेट को भी ध्यान में रखना होता है। If the firm is already existing, the dividend rate may be decided on the basis of dividend declared in the previous year. It is better for a concern to maintain stability in the rate of dividend, and hence generally the directors will have to uh, keep in mind the rate of dividend declared in the past. ठीक है? जो भी रेट है जो पहले आप दे चुके हो उसको आप बिल्कुल आपको उसको ध्यान में रखना होता है कि आपने किस रेट से डिविडेंड दिया है, ठीक है? और अगला है जो आपका फैक्टर वो है डेट ऑब्लिगेशन, ठीक है? कंपनी की डेट ऑब्लिगेशन कितनी है? बिल्कुल मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं डेट ऑब्लिगेशन। कितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर उसमें डेट का कितना पोज़ीशन है, कितना इक्विटी का पोज़ीशन है, ठीक है? तो सबसे पहले इंटरेस्ट आपको पे करना होता है प्रॉफिट में से। So a firm has incurred heavy indebtedness in the is not in the position to pay higher dividend to shareholders. अगर बहुत ज़्यादा डेट है तो वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है? अर्निंग रिटेंशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सच कंसर्न। अर्निंग रिटेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर डेट में है तो अगर मान लो सपोज़ आगे फ्यूचर ईयर्स में अगर कहीं लॉस हुआ तो वो उनको डेट जो उन्होंने लिया हुआ है, जो लोन लिया हुआ है, उधर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना।
इसलिए अगर प्रोपोर्शन डेट का ज़्यादा है तो उनको रिटेन ज़्यादा अमाउंट करना पड़ता है। जो भी अर्निंग है इनकी उनको उसमें ज़्यादा पार्ट उनको रिटेन करना पड़ता है। ठीक है? Earning retention is very important for such concern which are following a program of substantial debt reduction. On the other hand, if company has no debt obligation, it can afford to pay higher rate of dividend. अगर कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, कोई डेट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो ज्यादा हायर रेट से डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर ज्यादा कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, तो कंपनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा हायर रेट से डिविडेंड देने में। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। तो ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने बता दिए। बहुत और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। बाकी के आप लोग देख लीजिएगा, वो और ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर इतने अगर सर लिक्विडिटी फंड एक बार एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। लिक्विडिटी मतलब अगर आपको देखो, अगर आपको डिविडेंड देना है तो लिक्विडिटी अगर नहीं होगी तो कैसे डिविडेंड देंगे? ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी पता है ना, व्हाट इज लिक्विडिटी? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, आपके पास पैसे, आपके पास असेट है या आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको जो है कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो कैसे दे पाओगे? तो वही है, लिक्विडिटी अगर कंपनी के पास नहीं होगी तो कैसे वो डिविडेंड दे सकते हैं? ठीक है, यस सर। तो ये सारे फैक्टर्स थे। अभी सर ये बहुत, हाँ बताइए। सर आपने कहा ना कि लिक्विडिटी एसेट्स होना जरूरी है, मतलब डिविडेंड देने के लिए। लिक्विडिटी होना जरूरी है, कंपनी में लिक्विडिटी होना जरूरी है, जिसकी मतलब वहां पर लिक्विड असेट होना चाहिए जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके। वही सर, क्योंकि आपने बताया था कि टाइप ऑफ डिविडेंड होते हैं, तो हम्म। मतलब अगर लिक्विडिटी ना हो यानी कैश ना हो, तो वो तो कोई और भी फॉर्म में दे अच्छा सकते हैं अच्छा ना। अच्छा, इस तरह से। हाँ ठीक है, मतलब ये जो फैक्टर है ये उसके लिए जो कैश डिविडेंड देते हैं। ठीक है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप बिल्कुल उसमें भी दे सकते हो, मगर ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तब वो जो कंपनी होगी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो कैश के फॉर्म में नहीं डिविडेंड दे सकते। ज्यादातर देखो, ज्यादातर जो डिविडेंड मिलते हैं वो कैश के फॉर्म में मिलते हैं। कैश में ही मिलते हैं ठीक है, सर। ज्यादातर जो मिलते हैं, बहुत या तो फिर स्टॉक डिविडेंड मिल जाएगा, या ज्यादातर जो है 90% जो है हमको कैश डिविडेंड ही मिलता है। इसलिए ये फैक्टर बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के जो डिविडेंड के तरीके हैं देने के, वो भी है, मैं नहीं बोलता नहीं है, मगर ज्यादा चलन में ये कैश डिविडेंड ही ज्यादा दिए जाते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी प्रेफर करेंगे कैश डिविडेंड। ठीक है, अभी मैं अगर बोनस जो शेयर्स दे रहा हूँ, स्टॉक डिविडेंड दे रहा हूँ या बॉन्ड डिविडेंड दे रहा हूँ, तो इन्वेस्टर भी उसको लाइक नहीं करेगा, फिर नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा वो चीज। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर मुझे कैश में डिविडेंड मिल गया तो मैं उसको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो और अगर जो है मुझे बोल दिया गया कि नहीं, आपको बॉन्ड डिविडेंड दिया जा रहा है या स्टॉक डिविडेंड दिया जा रहा है, तो वो पैसे वहीं पर लगे रहेंगे, मुझे वो उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है जो उस डिविडेंड का। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स है, हम लोग को इन्वेस्टर्स की भी तो प्रेफरेंस देखनी होती है। ठीक है, तो वो प्रेफर हमेशा करेगा कैश डिविडेंड। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। बाकी और कुछ और फैक्टर्स मैं ये नोट्स दे दूंगा आप लोगों को, वो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी के फैक्टर्स, मगर पता होना चाहिए, वो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने के लिए। बाकी ये जो टॉपिक है, जो मॉडल्स हैं, डिविडेंड मॉडल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वॉल्टर्स मॉडल, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये वॉल्टर ने, इन्होंने अपनी एक थ्योरी डेवलप किया हुआ है कि जो है भाई, इस हिसाब से अगर मतलब इनके हिसाब से ये है कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और इस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि भाई डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए।
पे आउट रेशियो मतलब डिविडेंड कितना पे किया जाना चाहिए, ठीक है? इनको बस कंपेयर क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है? और इन दोनों में कंपेयर करके बताते हैं कि भाई कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। Professor Walter approach support the doctrine that dividend decisions are relevant and affect the value of firm। ठीक है, ये बोल रहे हैं डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अफेक्ट करता है फर्म की वैल्यू को। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड बाय फर्म एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत सिग्निफिकेंट होता है इन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी टू सब सर्व द अल्टीमेट गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, वॉल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीजों पे, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इसको बोल सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होना चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इक्विटी से ही लेना देना है, ठीक है, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको। यही दोनों में हमको कंपैरिजन करना है और उस बेसिस पे डिसीजन लेना है कि भाई हमारा जो भी डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है। इफ जो रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, इफ द फर्म अर्न अ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या करेंगे, द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग, ठीक है। अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपको क्या करना है, अर्निंग जो भी अर्निंग हो रही है उसको रिटेन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी हुई है, तो इन्होंने वॉल्टर ने ये थ्योरी दी हुई है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है हम लोग बोल सकते हाँ ये बिल्कुल सही है हमको ऐसे ही फॉलो करना है, नहीं, इन्होंने थ्योरी दी हुई है, बस वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ना, जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है और उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से डिसीजन लिया जाए कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इनकी अलग अपनी एक थ्योरी है, इन्होंने बोला कि भाई अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो आप उस कंपनी को, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उसकी अर्निंग हो रही है उसको उनको रिटेन करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ फर्म है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर। और क्या बोला इन्होंने, इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्म which do not have profitable investment where rate of return is less than cost of equity, the shareholder would stand to gain if the firm distribute its earning. For such firm optimum payout would be 100%। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर रेट ऑफ रिटर्न आपका कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उस केस में आपका जो पे आउट रेशियो होना चाहिए वो 100%, यानी कि पूरी जितना आपकी अर्निंग हो रही है पूरा पूरा आप आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, क्योंकि वो डिक्लाइनिंग फर्म है, ठीक है। ग्रोथ फर्म होगी, तो अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो ये बोलते हैं कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना है, क्योंकि जो आप रिटेन करोगे, फिर जो जितना पोर्शन आप रिटेन करोगे उस पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो पूरा पार्ट वो रिटेन करने के बोलते हैं। डिक्लाइनिंग फर्म में ये बोल रहे हैं नहीं भाई यहाँ पर इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डिक्लाइनिंग फर्म है, तो आप जितना भी प्रॉफिट आ रहा है आप उसको पूरा पूरा आप जो भी शेयर होल्डर्स है उनको दे दो, ठीक है। In case of normal firms where R is equal to cost of equity KE, उस समय आपको क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप जब डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो पूरा पूरा या फिर आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, दोनों जगह आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके स्टॉक के मार्केट प्राइस पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी इनडिफरेंस है, ये इनडिफरेंस पॉइंट है, अगर आर इज इक्वल टू के तो उस समय आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट जो है फर्म की वैल्यू पे या मार्केट प्राइस पे, स्टॉक के मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि भाई अगर आपको फर्म मार्केट प्राइस को बढ़ाना है स्टॉक के,
तो आप सपोज जो है रेट ऑफ रिटर्न है ज्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और आपको मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना है, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो आपको पूरा पार्ट रिटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह रेट ऑफ रिटर्न अगर कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उस समय 100% आपको पे करना पड़ेगा, और अगर बराबर है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों जो जो इम्पोर्टेंट रूल है जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्टर ने। अभी किस तरह से इसको करना है वो देखते हैं। पहले एजम्पशंस देख लेते हैं, मतलब कि इस मॉडल में कौन कौन से एजम्पशंस लिए गए हैं। ठीक है, वॉल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है कि भाई जो भी इनको फाइनेंस की अगर किसी कंपनी को जरूरत पड़ती है, तो ये केवल रिटेन अर्निंग से फाइनेंस करते हैं। ठीक है, द फर्म फाइनेंसेस ऑल इन्वेस्टमेंट्स टू रिटेन अर्निंग, डेट और न्यू इक्विटी इज नॉट इशूड। ठीक है, डेट और न्यू इक्विटी का ऑप्शन इनके पास नहीं होता। ये मान के चल रहे हैं कि जो भी फाइनेंस इनको जरूरत होती है, जब भी फंड की जरूरत होती है, तो इनको कहाँ से फंड आता है, रिटेन अर्निंग के थ्रू फॉर्म आता है। ठीक है, ये assumptions है। और दूसरा एजम्पशन है इनका कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि वो फ्लक्चुएशन नहीं है वहां पर। अगर हमने रिटर्न की बात करूं या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं, वहां पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, वो कांस्टेंट रेट है हमेशा, यानी वो कांस्टेंट रेट से चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो एजम्पशन है वो है 100% पे आउट और रिटेंशन। ऑल अर्निंग आर, देखो यहाँ पे केवल दो ऑप्शन इन्होंने दिए है कि या तो आपको 100% पे आउट करना है, पूरा पूरा दे देना है, या तो फिर 100% रिटेंशन करना है, पूरा पूरा रिटेन करना है। ठीक है, दो चीजें केवल इन्होंने बताई है। अगर आर ज्यादा आपका के ई से तो आपको 100% रिटेंशन, अगर इफ आर इज लेस देन के ई देन जो है आपका जो है 100% पे आउट। बस ये दो चीजें यहाँ पे बताई है इन्होंने। ठीक है, ऑल अर्निंग आर ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और री इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली। ठीक है, और अगला एजम्पशन क्या है, हाँ, कांस्टेंट ईपीएस एंड डीपीएस। ठीक है, जो आपका अर्निंग पर शेयर है और डिविडेंड पर शेयर है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, बिगनिंग अर्निंग एंड डिविडेंड नेवर चेंज। द वैल्यू ऑफ अर्निंग पर शेयर ईपीएस एंड द डिविडेंड पर शेयर डीपीएस में बी चेंज इन द मॉडल टू डिटरमाइन रिजल्ट, बट any given values of EPS or DPS are assumed to remain constant forever in determining a given value। ठीक है, और अगली चीज जो लास्ट इनका assumption है वो है द फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ। जो आपके फर्म है उसकी इनफाइनाइट लाइफ है, परपेचुअल है, हम ये मान के चलते हैं वो हमेशा तक हमेशा चलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी एजम्पशंस हैं इस मॉडल में। अभी अगर आपको अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल अगर आपको डिटरमाइन करना है शेयर की वैल्यू, ठीक है, तो ये वहां पर ये फॉर्मूला दिया गया है। हाँ आकांक्षा बताइए क्या प्रॉब्लम है। So please enable chat. मैं कर दूंगा, लास्ट में कर दूंगा, लास्ट के 2-3 मिनट जब बचेंगे तो मैं दे दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, उस समय आप अटेंडेंस दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला दिया गया है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, जहाँ पर आप शेयर की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग डिवाइड कर दे, एक पार्ट ये हो गया डी डिवाइडेड बाय के ई, यानी कि इन्होंने क्या किया है, डिविडेंड, जो भी डिविडेंड मिल रहा है उसमें से माइनस किया है इन्होंने, सॉरी डिवाइड किया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, याद करिए जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे तो उसमें जब जो है किसी कोई ऐसा इक्विटी शेयर होता था जो परपेचुअल होता था, जो हमेशा, वैसे नॉर्मली इक्विटी शेयर्स परपेचुअल ही होते हैं, तो वहां पर हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते थे क्या करते थे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही तो करते थे। तो वही काम इन्होंने किया है कि सपोज डिविडेंड, मुझे देखो यहाँ पे मॉडल में बोला गया है कि डिविडेंड आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि हाँ सपोज 5 रुपए मुझे डिविडेंड मिल रहे हैं, हर साल मुझे मिलेंगे। ठीक है, और वो हमेशा जब तक मेरा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में रहेगा वो पैसे आते रहेंगे। तो अभी मुझे वो 5 रुपए जो आगे आने वाले सालों में मिलने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है।
तो क्या करेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इससे मुझे पता चल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो ये डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। उसके बाद दूसरी चीज अभी क्या बची, आपका रिटेन अर्निंग वाला पार्ट। ठीक है, रिटेन अर्निंग के लिए यहाँ पर क्या लिया गया है, अर्निंग, टोटल अर्निंग, ई यानी अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर सपोज 10 रुपए है, उसमें से 2 रुपए मैंने डिविडेंड दे दिया, 8 रुपए रिटेन किया हुआ है ना, तो वो 8 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकाल लिया गया है। और वही दोनों को ऐड करने के बाद वही आपके मार्केट प्राइस है शेयर का। ठीक है, इस तरह से जब भी मार्केट प्राइस ये आपका आएगा, ये कैसा है, ये आपका अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल आपका ये मार्केट प्राइस होगा, सॉरी मार्केट प्राइस नहीं, वैल्यू होगा आपका शेयर का। ठीक है, मार्केट प्राइस तो कुछ अलग होगा, ये आपकी वैल्यू होगी शेयर की। फिर आप उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। सपोज मैंने ये कैलकुलेट किया, ठीक है, सपोज मैंने ये कैलकुलेट किया, डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, जो आपका रिटेन अर्निंग है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, दोनों को ऐड किया, उसके बाद 50 रुपीज, 50 रुपए यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है शेयर की वो निकल के आए। ठीक है, अभी मार्केट प्राइस मैंने देखा इस समय 55 रुपीज है, यानी कि ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, इस तरह से मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि भाई जो हमारा स्टॉक है वो ओवर प्राइस्ड है, मतलब उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी अगर चीज ज्यादा महंगी हो, जितनी में जिसकी उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा महंगी है, तो इसका मतलब मुझे नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस मॉडल के थ्रू डिसीजन ले सकते हैं कि इधर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट जेड लिमिटेड, show the effect of dividend policy on market price of its share using the Walter model। तो यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका बताया गया है वो 12% बताया गया है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज बोला गया है, और एज्यूम्ड रेट ऑफ इन्वेस्ट सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, यहाँ पे दो रेट ऑफ सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताया गया 15% और 10%। कंपनी का जो रिटर्न है, रिटर्न जो आ रहा है वो 15% आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि कितना पे आउट रेशियो होगा, और अगर 10% आ रहा है तो उस समय क्या होगा। ठीक है, ये आपको डिसीजन लेना है। अलग अलग रेट यहाँ पे बताए गए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताए गए, कंपनी का ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है एक सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन है कि 10% है। अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू शो द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी ऑन द शेयर वैल्यू, द फर्म फॉर द थ्री लेवल्स of R, let us consider dividend payout ratio of 0, 25, 50, 75, 100%। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अभी हम लोग क्या करते हैं, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो को पहले कंसीडर करते हैं 0%, ठीक है, फिर 25%, 50%, 75%, 100%। 0% किसका या 25% किसका, अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, अगर 0% लेके जाएंगे तो 8 का 0% हो जाएगा, या फिर 8 का 25%। टोटल अर्निंग कितनी है, 8 है ना, तो उसका 25% अगर लिया जाए तो क्या होगा, कितने उस शेयर की मार जो आपकी वैल्यू होगी। अगर 50% लिया जाए तो कितनी वैल्यू होगी, 75% लिया जाए तो कितनी वैल्यू होगी, 100% अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा तो कितनी वैल्यू होगी। फिर वहां पर जो है फिर हमको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पर हमारे जो भी शेयर है, स्टॉक है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, कि किस पे आउट रेशियो पे, 0% पे आउट पे ज्यादा है कि 25% अगर मैं पे करता हूँ उस समय स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है। इस तरह से हमको इस यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, इस मॉडल में बताया गया है कि अगर आर आपका यानी रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उस समय आपको क्या करना है, 100% रिटेंशन यानी 0% पे आउट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि भाई अगर आप जो आपका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, तो आपको 100% रिटेंशन करना है, उस समय आपके स्टॉक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, क्या ऐसा होता है। ठीक है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर चेक करना है।
ठीक है। तो अभी देखिए, अभी पहली सिचुएशन लेते हैं जब आर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यानी कि 15% आपका रेट ऑफ रिटर्न है और आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 12% है। ठीक है, ये आपका पहली सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए वही सेम फॉर्मूला से लगाया गया है। पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर जीरो, मतलब हम लोग उस मॉडल की बात मानते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो होना चाहिए, 100% रिटेंशन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जो अभी फॉर्मूला मैंने दिखाया था, मतलब डिविडेंड का पे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू और आपका रिटेन अर्निंग जो भी है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया है। यहाँ पे डिविडेंड जीरो है तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रिटेन अर्निंग है पूरा पूरा 8 रुपीज, ठीक है, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने पे जो आपका जो आपकी स्टॉक की शेयर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 83 रुपीज। ठीक है, जब हमने ये मान के चल रहे हैं कि भाई डिविडेंड पे आउट रेशियो जीरो है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, 25% किसका, 8 का 25%, अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज है, इसका 25% मैंने डिविडेंड दे दिया, यानी कितना दिया, 25% ऑफ 8 यानी 2 रुपीज डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे मैंने लगा दिया इसको, और वहां उस फॉर्मूले से जो स्टॉक की वैल्यू निकल के आ रही है वो 79 रुपीज निकल के आ रही है। ठीक है, इसी तरह 50%, अगर 50% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है तो आपका डिविडेंड हो जाएगा 50% ऑफ 8 रुपीज, यानी कि 4 रुपीज। और इस फॉर्मूले पे लगाने से आपको जो वैल्यू आएगी मार्केट, सॉरी, जो शेयर की वैल्यू आएगी वो आएगी 75। इसी तरह अगर 75 डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेंगे तो 71, और 100% अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो रखेंगे तो स्टॉक की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल 67 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझको सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है वो आपको दिख रही है जीरो, जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है 83 रुपीज, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको उधर ही दिख रहे होगा। ठीक है, so from the above calculation, it can be observed that when return on investment is greater than the cost of capital, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हैं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर जगह लिखा हुआ है लेकिन हम लोग कंसीडर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सही नहीं है। ये बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन। अच्छा, इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों लिखा है अभी समझ में आया, इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पर एजम्पशन क्या था इस मॉडल में कि जो भी कंपनी है उसके बाद डेट का ऑप्शन ही नहीं है, वो डेट या दूसरे उनके पास है नहीं, वो बस केवल एक बार उन्होंने इक्विटी इन्वेस्ट कर दिया है, और उनको अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो रिटेन अर्निंग के थ्रू ही फाइनेंस करते हैं। तो ये इन्होंने इस तरह से ये एजम्पशन के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको एज्यूम करना होगा क्या? एज्यूम नहीं, देखो यहाँ पर इस मॉडल में इन्होंने ये एज्यूम नहीं करना होता है। देखो ये यहाँ पे मैं इस थ्योरी को जो इन्होंने वॉल्टर ने डेवलप किया हुआ है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम नहीं करना होता है, मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है उनके वॉल्टर के अकॉर्डिंग अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उस कंडीशन में किसी भी कंपनी को उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, 100% रिटेंशन। ठीक है, तो उन्होंने ये मॉडल बनाया है, तो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने जो है प्रूफ किया हुआ है कि भाई अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वैल्यू आपको दिख रही होगी जब आपने 100% आपने रिटेंशन कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि भाई जो है आपको अगर मार्केट आपको अगर वैल्यू को इंक्रीज करना है शेयर की, अगर आपके फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में आपको 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो के साथ जाना होगा, 100% रिटेंशन के साथ जाना होगा। ठीक है, ये मैंने बस प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें की हुई है। ठीक है, आया समझ में?
सर हाँ, बताइए। सर अगर कोई कंपनी 100% अगर रिडीम कर रही है, इसका मतलब वो डिविडेंड नहीं दे रही है तभी तो, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब वो एक भी परसेंट डिविडेंड देगी तभी तो हाँ, हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट ट्रेडिंग करेगी ना। हाँ, हाँ, ठीक है। तो सर तो तो सर कोई फर्म क्यों नहीं डिविडेंड देगी अब, आप अगर देखो वो उसने देखो प्रॉफिट किया मैंने है इस तो। हाँ, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, देखो अगर इससे क्या होगा ना, देखो ये वॉल्टर ने थ्योरी दी हुई है, ठीक है, ये हम लोग नहीं बोल सकते लॉजिकली कि ये बहुत सही थ्योरी है और इसी को फॉलो करना चाहिए। बाकी उनका ये सोचना है कि अगर आप 100% रिटेंशन करोगे और ग्रोथ फर्म है, ठीक है, तो अगर अगर फर्म ग्रो कर रही है तो आपके मार्केट में आपकी जो शेयर की वैल्यू वो भी तो इंक्रीज होगे, तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सपोज 10 रुपए वैल्यू है शेयर का, और रिटेन करने से और प्रॉफिट अर्न करने से वो वैल्यू 100 रुपीज हो गई, तो उनको डिविडेंड की क्या जरूरत है? 10 रुपए इन्वेस्ट करके अगर वो शेयर की वैल्यू 100 रुपीज हो जा रहे हैं, फर्म की वैल्यू बढ़ रही है तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही, ठीक है। वो ये बोल ओके रहे हैं अगर हम पैसे डिविडेंड में दे देंगे तो मेरे पास जो ग्रोथ फर्म है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हम डिविडेंड दे देंगे तो वो पैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खर्च कर सकते, तो हम उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो कंपनी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर हम डिविडेंड दे देंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे वो डिविडेंड को अगर सपोज कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं तो वो इस रेट से नहीं रिटर्न ले पाएंगे जितना हम उनको रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि भाई उस पैसे को आप खुद इन्वेस्ट करो, रिटेन करो, जिससे क्या होगा आपके फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और वो जो शेयर है जो उन्होंने ले रखा है जो आपके इन्वेस्टर्स से उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि भाई इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो अभी जब भी हम लोग शेयर्स की इक्विटी की बात करते हैं तो उनको जो प्रॉफिट होता है वो दो चीजों से होता है, एक तो उनको डिविडेंड मिल रहा होता है, एक जो मार्केट प्राइस है उनका, ठीक है, शेयर का। अगर मैंने 50 रुपए में शेयर खरीदा, सपोज मुझे 5 रुपए हर साल डिविडेंड मिल रहा है, साथ साथ में वो 50 रुपीज का जो शेयर ले रहा है ले रखा है उसकी भी तो प्राइस बढ़ता रहता है, 50 से 60 हुआ 70 हुआ। अभी मैंने कहा नहीं जो है 5 रुपए मुझे तुम देते रहो, मेरा 50 रुपए ही रहे बना रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज कोई ये ऑप्शन दे रहा है नहीं 5 रुपए आप डिविडेंड हमको दे दो, आपका जो शेयर का प्राइस है वो 50 से 60 हर साल 10 रुपए बढ़ता चला जाएगा, तो मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊंगा? 5 रुपए के साथ जाऊंगा या मैं बोलूंगा नहीं भाई डिविडेंड मत दो, वो उसके शेयर के प्राइस बढ़ने दो। तो वो चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ओके तो ये आपका एक तो ये कंडीशन हो गई जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिसीजन लेना ये होता है कि भाई आपकी ग्रोथ फर्म है, आप ज्यादा प्रॉफिट ला के दे रहे हो, इस वजह से जो टोटल जो डिविडेंड है जो टोटल अर्निंग है उसको आप रिटेन करो, उसको री इन्वेस्ट करें, और जिससे क्या होगा आपके फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और अगला मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा, 1 मिनट बचा हुआ है, खैर आप लोग इसको देख लो। बाकी जो दूसरा जो हम लोग ने एजम्पशन लिया था कि भाई व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो मुझे, बाकी मैं इनेबल कर रहा हूँ चैट बॉक्स, भूल गया था मैं।